हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मेटलर्जी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मेटलर्जी। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लगभग 4-4.5 लेक्चर में ये फिनिश हो जाता है। और बट जेई मेन या जेई एडवांस्ड में इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो आना ही है 4 नंबर का। कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं या कॉम्प्रीहेंशन एडवांस्ड में आ जाता है, तो अकॉर्डिंगली कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। अच्छा, इस चैप्टर को मेटलर्जी को हमेशा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद ही पढ़ना चाहिए, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद में हम ये चैप्टर ले रहे हैं। तो मेनली इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अच्छे खासे इन्वॉल्व होते हैं, और आयनिक के भी कॉन्सेप्ट यहाँ इन्वॉल्व होते हैं। तो गाइज हम आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मेटलर्जी। और मेटलर्जी में मैं थोड़ा सा आपको पहले ओवरव्यू दे दूँ कि व्हाट इज़ दिस चैप्टर अबाउट। एक चैप्टर किसके बारे में है और हम क्या क्या बातें करने वाली हैं। मेटलर्जी तो ब्रांच होती है बीटेक में 4 साल की। तो क्या 4 साल वाला मटेरियल यहाँ पढ़ लेंगे क्या हम 4 लेक्चर में? अरे कैसे, वो नहीं, वो तो ब्रांच है मेटलर्जी। तो इनफैक्ट हमारा चैप्टर ये मेटलर्जी भी नहीं है, हमारा चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी। Principles involved in extraction of the metal from its respective ore। तो एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी के प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं हमें बहुत डिटेल में फर्नेस के बारे में नहीं जानना, बहुत डिटेल में क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसेस होते हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं, प्रेशर टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हैं। हमें कहीं कहीं ज़रूरत है तो वो जितनी ज़रूरत है उतना ही पढ़ेंगे फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ जेई मेन एंड जेई एडवांस्ड। तो गाइज वैसे तो मेटलर्जी में बीटेक होता है, एमटेक भी होता है मेटलर्जी के कुछ स्पेसिफिक पार्ट में। लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन फॉर गेटिंग द मेटल्स ऑफ द हाई स्ट्रेंथ, और वो हर कंट्री में चल रहा है सब कुछ, वो सब नहीं है। बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी दैट वी हैव टू लर्न। तो ये है हमारा चैप्टर। हेडिंग लिखो, इट्स नॉट मेटलर्जी, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी। तो लिखो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी। तो एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी में क्या प्रिंसिपल्स हैं? मेटल ऑब्टेन करना। तो मेटलर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं? तो मेटलर्जी को इस तरीके से डिफाइन करते हैं मेटलर्जी इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी employed, so it is the science and technology employed to extract a metal from its respective ore economically। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया लास्ट में, इकोनॉमिकली। तो मेटलर्जी इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इट्स रेस्पेक्टिव ओर इकोनॉमिकली। कैसे भी करके मेटल ऑब्टेन करके दे दो, नहीं मैनकाइंड के लिए, जनरल यूज के लिए आज वी हैव लॉट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन आयरन। आयरन कहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा? ये सामने एक टेबल है, इसके जो लेग्स हैं दे आर मेड अप ऑफ आयरन पाइप्स। आयरन के बगैर घर का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा इजीली? वुड इज नॉट दैट मच अवेलेबल। ऑलरेडी डिफोरेस्टेशन हैज़ अकर्ड सो मच कि वुड की वैसी कमी है, पेड़ लगाए जा रहे हैं बल्कि आजकल तो आयरन बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल इंपॉर्टेंट है, कॉपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज मेटल्स विदाउट विच टुडेज टेक्नोलॉजी एंड टुडेज लाइफ कैन नॉट बी थॉट ऑफ। गोल्ड एंड डायमंड दे आर वेरी मच यूजफुल इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी एंड ऑल दोज थिंग्स, मेकिंग द चिप्स एंड अदर थिंग्स। तो मेटल्स के बहुत वाइड यूजेस हैं। तो मेटलर्जी के अंदर किसी भी मैनकाइंड के लिए, जनरल पब्लिक के लिए कोई चीज़ अगर अवेलेबल करानी है तो कॉस्ट इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। कॉस्ट कम होगी देन ओनली इट विल बी यूजफुल फॉर द जनरल पब्लिक, अदरवाइज हर कोई थोड़ी यूज़ कर पाएगा। आयरन आज 40-50 रुपीज़ पर केजी है, ये भी कॉस्टली है, बट
स्टिल इट इज़ अफोर्डेबल एंड लोग अपने घर बनवा पाते हैं, वरना तो कैसे बनेंगे, आयरन की बार्स नहीं होंगी तो, आयरन के सेक्शंस नहीं होंगे तो गेटिंग द मेटल, एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम इट्स रेस्पेक्टिव ओर इकोनॉमिकली इज द मेन पर्पज ऑफ मेटलर्जी। ये इकोनॉमिकली वर्ड इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब यहीं पे एक टर्म आया ओर। एक्चुअली मेटलर्जी जो है, ओर क्या होता है, मिनरल क्या होते हैं, उस पर भी बात करेंगे। मेनली जो मेटलर्जी के स्टेप्स होते हैं वो 4 स्टेप्स होते हैं। मेटल फ्रॉम द ओर इज ऑब्टेन्ड इन द मेन 4 स्टेप्स। अब ओर क्या है, और वो कंपाउंड है जिसके फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में मेटल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड या नेटिव ओर। अच्छा, एक होता है मिनरल, एक होता है ओर। व्हाट इज मिनरल? एनी कंपाउंड इन द अर्थ क्रस्ट विच कंटेन्स द रेस्पेक्टिव मेटल इज द मिनरल ऑफ दैट मेटल। देन व्हाट इज ओर? पर्टिकुलर मिनरल विच हैज बीन चूजन फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल इकोनॉमिकली। अगर मान लो कोई आयरन है, उसके 10 टाइप के ओर अवेलेबल हैं अर्थ क्रस्ट में, बट हर मिनरल ओर नहीं है, क्योंकि किसी मिनरल से आप कॉस्टली प्रोडक्शन होगा आयरन का, किसी से सस्ता होगा। जिससे सस्ता होगा, लार्ज स्केल में अवेलेबल होगा वो मिनरल, दैट मिनरल विल बी कॉल्ड ओर। तो याद रखें, एवरी मिनरल इज नॉट ए ओर बट एवरी ओर इज ए मिनरल। एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है। बहुत सारे टाइप के कंपाउंड्स हैं अर्थ क्रस्ट में किसी मेटल के, उन सबको मिनरल बोलते हैं। उसमें से जो पर्टिकुलर मिनरल विच हैज बीन चूजन फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, that is called ore. तो every mineral is not a ore but every ore is a mineral. अब टाइप ऑफ ओर भी एक अलग टाइप का है, पढ़ेंगे हम। कई तरह के ओर्स होते हैं, नेटिव ओर्स, कंबाइंड ओर्स। नेटिव ओर्स जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, ये नोबल मेटल्स हैं, आसानी से रिएक्ट नहीं करते। गोल्ड, प्लैटिनम बहुत नोबल मेटल हैं, आसानी से रिएक्ट नहीं करते, हवा में अटैक नहीं होता, जब भी तो ज्वेलरी में काम आते हैं। ऐसा थोड़ी कि गोल्ड की ज्वेलरी बनाई, पता चला उसका ऑक्साइड बन गया, काला वाला पड़ गया, बेकार हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। जब तो उसकी कॉस्ट है, गोल्ड इज सो कॉस्टली नाउअडेज। तो ये कई बार अर्थ क्रस्ट में जो गोल्ड है, ये नेटिव ओर्स कहलाते हैं। नेटिव ओर्स मतलब दे आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन द अनकम्बाइंड फॉर्म, पार्टिकल के फॉर्म में है ये। अच्छा, अनकम्बाइंड फॉर्म मतलब गोल्ड अर्थ क्रस्ट में ऐसे ही पड़ा हुआ है। अनकम्बाइंड फॉर्म का मतलब ये नहीं कि खोदा और निकला क्या, ये देखो गोल्ड की ब्रिक निकल आई, अरे ऐसे थोड़ी। इट इज इन द पार्टिकुलेट फॉर्म, लॉट ऑफ डस्ट, लॉट ऑफ अर्थली इंप्योरिटीज विल बी देयर इन द ओर, बट नेटिव ओर मीन्स इट इज अनकम्बाइंड फॉर्म। एक होते हैं कंबाइंड ओर, ऑक्साइड ओर, सल्फाइड ओर, कार्बोनेट ओर, हैलाइड ओर, ऐसे भी ओर्स होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर कंबाइंड ओर्स। अनकम्बाइंड या नेटिव ओर्स तो केवल किसके हैं, जो नोबल मेटल्स हैं, जैसे प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर ऑल्सो। ये सब की बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि मेटलर्जी मेनली 4 स्टेप्स में इन्वॉल्व होती है। तो टू गेट द मेटल, प्योर मेटल फ्रॉम इट्स रेस्पेक्टिव ओर इन्वॉल्व्स मेन 4 प्रोसेसेस। फर्स्ट, पल्वराइजेशन, बड़ा सा शब्द है क्या, पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन मीन्स ओर को बारीक पाउडर में पीसना, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। तो उसके लिए बॉल मिल्स यूज करते हैं। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग इट इज डन इन द बॉल मिल्स। दूसरा होता है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। ओर के अंदर बहुत सारा कचरा होता है, बहुत सारी अर्दली इंप्योरिटीज होती हैं, जिसे बोलते हैं मैट्रिक्स और गैंग। वो गैंग नहीं जैसे गैंग होते हैं गुंडों के, वो नहीं, गैंग, GANGUE, गैंगो भी नहीं, गैंग पढ़ते हैं उसको। कोई बड़ा देता है, वो हिंदी मीडियम वाले हैं ना, मुझे अभी भी ध्यान आ जाता है, तो गैंगू, अरे नहीं। तो व्हाट इज गैंग? Matrix. What is matrix? Gang. What is matrix or gang? Impurities. Most of the earthly impurities in the form of like silica is present in most of the ores. अर्थ क्रस्ट के अंदर है, तो मिट्टी तो मोस्टली होती है, सो दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स और गैंग। बाकी ओर होता है, तो रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द इंप्योरिटीज फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन और बेनिफेक्शन ऑफ द ओर। लिखेंगे सब शब्द। तो 4 मेन स्टेप्स हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। फर्स्ट, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग विच इज कॉल्ड पल्वराइजेशन। सेकेंड, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, दैट मीन्स ओर को प्योरीफाई करना एंड टू रिमूव मोस्ट ऑफ द अर्थली इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन इट विच इज कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। थर्ड, ओर आ गया प्योर के लिए,
तो उस ओर से मेटल को ऑब्टेन करना, तो गेटिंग द क्रूड मेटल फ्रॉम द कंसेंट्रेटेड ओर एंड द लास्ट स्टेप प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल। मेटल तो मिल गई बट स्टिल इट इज नॉट प्योर, इसको फर्दर प्योरीफाई करना है फॉर द रिक्वायर्ड एंड यूज, दैट इज कॉल्ड प्योरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स। तो इट इन्वॉल्व्स मेनली 4 स्टेप्स। तो लिखेंगे इसके बाद को मेटलर्जी involves mainly following 4 steps। कौन से मेनली 4 स्टेप्स? फर्स्ट, क्रशिंग और ग्राइंडिंग। क्रशिंग और ग्राइंडिंग विच इज कॉल्ड पल्वराइजेशन of ore. This is called pulverization of ore. Second, concentration of ore. अच्छा, ये क्रशिंग और ग्राइंडिंग, पल्वराइजेशन ऑफ ओर, पीसना है बारीक पाउडर में तो चक्की यूज करते हैं, चक्कियों में पीसते हैं। चक्की मीन्स मिल्स, मिल बोलते हैं, जब गेहूं पीसने की मशीन होती है उसे मिल बोलते हैं। व्हीट मिल, फ्लोर मिल जिसे बोलते हैं हम, फ्लोर मिल। तो बॉल मिल्स आर यूज्ड। मतलब बड़ी बड़ी बॉल्स होती हैं, चक्की होती है, उसके बीच में ओर को डाल देते हैं तो बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, दोस कैन बी कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल साइज्ड पार्टिकल्स। तो क्रशिंग और ग्राइंडिंग में हमें कुछ खास नहीं पढ़ना होता, बस नाम याद रखना है, दैट इज कॉल्ड पल्वराइजेशन ऑफ द ओर। दैट मीन्स बॉल मिल्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट द लार्जर स्टोन्स ऑफ द ओर इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर also called ore benefaction or dressing of ore। dressing of ore, तो concentration of ore or benefaction or dressing of ore। and the third step is, अब concentrate हो गया ore में से मेजरली अर्दली इंप्योरिटीज रिमूव हो गई। अब ओर में से मेटल को ऑब्टेन करना, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम concentrated ore। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ द क्रूड मेटल फ्रॉम द कंसेंट्रेटेड ओर एंड द लास्ट स्टेप इज, मेटल तो मिल गई बट क्रूड मेटल मिली है। क्रूड मेटल का मतलब स्टिल इंप्योरिटीज आर प्रेजेंट इन इट और हमें और प्योरीफाई करना पड़ सकता है फॉर आवर एंड यूज। तो प्योरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ ओर। प्योरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ ओर। सो दीज मेन 4 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। पहले स्टेप में तो कुछ नहीं पढ़ना होता, बॉल मिल्स यूज करते हैं। मेनली वी हैव टू फोकस ऑन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और उसमें भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेकंड एंड थर्ड पार्ट। तो गाइज ये पूरी मेटलर्जी का एक खाका है। खाका मतलब एक ओवरव्यू है विच आई हैव प्रोवाइडेड यू, और अगले 4-4.5 लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दैट। अब कुछ डेफिनेशन आएंगी, जैसे मैंने समझाया था, ओर क्या है, मिनरल क्या है, गैंग क्या है, और कितने टाइप के होते हैं, नेटिव ओर एंड कंबाइंड ओर। कंबाइंड ओर भी कितने टाइप हो सकते हैं, सल्फ्यूराइज्ड ओर, ऑक्सीडाइज्ड ओर, सो मेनी थिंग्स विल बी देयर। आप एक बार ये नोट करो, फिर मैं आप लिखता जाता हूँ, आप भी नोट्स बनाएं, याद भी करें और समझें भी साथ में। डू इट। लिखते जाएं डेफिनेशंस। मिनरल, व्हाट इज मिनरल? द नेचुरली अकरिंग मेटालिक कंपाउंड। कंपाउंड्स present in earth crust।
तो अर्थ क्रस्ट के अंदर नेचुरली अकरिंग मेटालिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग। माइनिंग भी एक इंजीनियरिंग की ब्रांच होती है, मतलब ओर्स को खड्डे खोद खोद करके गुफा बना बना करके निकाल के लाना। कोल माइनिंग होती है, ओर्स की माइनिंग होती है, तो दैट इज कॉल्ड मिनरल। व्हाट इज ओर? द मिनरल from which a particular metal can be extracted इकोनॉमिकली। मैंने कहा भी था हर मिनरल ओर नहीं है, बट एवरी मिनरल इज ओर। तो लिख भी दो एवरी mineral is not an ore, but every ore is a mineral। तो उसका सबसेट है ये मिनरल का, ये जो ओर है। सो लाइक दैट डिफाइन एक टर्म यूज करते हैं गैंग। गैंगू नहीं, मैंने कहा भी था गैंग और मैट्रिक्स। What is gang or matrix? Impurities। तो द रॉकी नाम ही नहीं होता, समझ रहे हो ना? रॉकी मतलब रॉक के फॉर्म में जो कई बार इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, रॉकी एंड अर्दली इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन एन ओर। तो रॉकी एंड अर्दली इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर जिसको रिमूव करना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। तो ये इंप्योरिटीज हैं ये। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ द ओर्स। अच्छा, मेटल्स का भी थोड़ा ध्यान दो। अर्थ क्रस्ट में ये इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी पूछ लेता है इसके ऊपर क्वेश्चन। इस तरह के चैप्टर एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना चाहिए। अर्थ क्रस्ट के अंदर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स जो हैं, यू शुड रिमेंबर इट इज ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन। ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट क्योंकि सिलिका और सिलिकेट्स तो हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर मेजर जो सब्सटेंस हैं, तो सिलिकॉन इज प्रेजेंट। एल्यूमिनियम इज थर्ड मोस्ट अबंडेंट। आयरन इज आफ्टर एल्यूमिनियम। आयरन इज सेकेंड मोस्ट, थर्ड मोस्ट, फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। अब देखो यहीं पे समझो बात को। जमीन के अंदर अर्थ क्रस्ट के अंदर जो ओर्स हैं, मिनरल्स हैं, अर्थ के अंदर एल्यूमिनियम की परसेंटेज ज़्यादा है देन कंपेयर टू आयरन। बट फिर भी आयरन सस्ता है, एल्यूमिनियम महंगा है। मार्केट में जाएं कुछ खरीदने के लिए तो आयरन विल बी अराउंड 50 रुपीज़ पर केजी एंड एल्यूमिनियम विल बी अराउंड 150 और 200 रुपीज़ पर केजी। 3 से 4 गुना दाम है एल्यूमिनियम के, जबकि एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा है। क्यों? बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ मोर एक्टिव मेटल एंड द प्रोसेसिंग ऑफ एल्यूमिनियम इज डिफिकल्ट। मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज कॉस्टलियर प्रोसेस एंड मोर डिफिकल्ट, मोर चैलेंजेस इन कंपैरिजन टू आयरन। आयरन में जो मेटलर्जी में यूज़ होने वाले जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं या जो और सब्सटेंस हैं वो लेस कॉस्टली हैं देन कंपेयर टू एल्यूमिनियम। तो भले ही एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा है बट स्टिल प्रोसेसिंग इज डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव। दैट्स वाई द एल्यूमिनियम मेटल एक्सट्रैक्ट जो होती है दैट इज कॉस्टलियर देन आयरन। तो ये याद रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी पढ़ा करो लाइन बाय लाइन अच्छे से। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो। चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स की। नोट करो पूरी बात।
हेडिंग लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स। ओर को हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, नेटिव ओर एंड कंबाइंड ओर। नेटिव ओर वो जो अनकंबाइंड फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल होते हैं। ऑब्वियसली नोबल मेटल्स होंगे जैसे प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर ऑल्सो। बट कंबाइंड ओर में जो कि एक्टिव मेटल होंगी, एक्टिव मेटल तो वैसे ही रिएक्टिव है, तो हवा में ऑक्सीजन तो है ही, तो मोस्टली दे आर इन द ऑक्साइड फॉर्म, कार्बोनेट फॉर्म, सल्फाइड फॉर्म एंड सो ऑन। तो लिखो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स। नेटिव ओर एलिमेंटल फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म जैसे नेटिव ओर में मेनली कौन हो गए, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर। सो दीज आर नेटिव ओर्स एंड दीज आर कंबाइंड ओर्स। Combined ores, they can be classified into the three parts. That is halide ore, oxidized ore, sulfurized ore. हैलाइड ओर के जैसे एग्जाम्पल देखें, लाइक कार्नेलाइट, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखें, KCl.MgCl2.6s2। तो मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों का ही एक ओर है, याद रखेंगे। फ्लोरस्पार, CaF2। हॉल हेराल्ड प्रोसेस में एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में दिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं इंपॉर्टेंट वाले ले रहा हूँ, वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है भैया, हर लिख ना सकते हैं हम यहाँ, और ना आप याद कर पाओ। इंपॉर्टेंट ओर्स आई एम टेकिंग अप, और फिर भी एक बार एनसीईआरटी पढ़े को रह गया हो इनमें से तो आप कॉपी में नोट कर लें। अपनी नोट्स बना रहे हैं आप, नहीं ये नोट्स गलत बनाएं, ध्यान रखें। तो एनसीईआरटी से भी नोट पढ़े को रह गया हो तो लिख लें, वैसे मैंने सब लिख लिया है मोस्टली। सिल्वाइन, KCl, क्रायोलाइट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, Na3Al(F6), and horn silver, AgCl. So these are halide ores. In the form of halides, they are present in the earth crust. Then comes oxidized ore में भी ये दो तरीके के ore होते हैं। ऑक्सीडाइज्ड ओर में ऑक्साइड ओर्स एंड ऑक्सीसॉल्ट ओर्स। ऑक्साइड ओर्स के एग्जांपल्स देखें, जैसे हेमेटाइट, Fe2O3, जैसे बॉक्साइट। बॉक्साइड का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, जेई ने पूछा हुआ है। इट इज एन ऑक्साइड एज वेल एज हाइड्रोक्साइड, तो फॉर्मूला AlOx OH 3 - 2x, where x is greater than 0 but less than 1। जैसे कैसेटराइट, जैसे SnO2, दिस इज कैसेटराइट ओर। हालांकि ये लिस्ट कोई बहुत वो नहीं है, मैंने तो एग्जाम्पल लिखे हैं। कुछ मेटल के ओर्स जो इंपॉर्टेंट ओर्स हैं वो भी लिखेंगे हम, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑक्साइड ओर्स। ऑक्सीसॉल्ट ओर्स, इनके एग्जाम्पल्स देखें, जैसे ऑक्सीसॉल्ट में लाइमस्टोन, और एग्जाम्पल जैसे कैलामाइन। कैलामाइन मतलब ZnCO3, सिडराइट FeCO3, इस टाइप के। क्लोरापेटाइट, फेल्सपार भी लिख सकते हो।
फेल्सपार का फॉर्मूला KAlSi3O8। तो ये ऑक्सीसॉल्ट हैं, ऑक्सीसॉल्ट ओर्स। और जैसे हो गई ये एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल ले रही थी दैट यू कैन राइट। अब आते हैं सल्फ्यूराइज्ड ओर्स। सल्फ्यूराइज्ड ओर्स के एग्जाम्पल भी लिख लो, वो यहां लिख लेते हैं। सल्फ्यूराइज्ड ओर्स जैसे गैलेना, PbS, इट इज अ चीफ ओर ऑफ लेड, जैसे सिनेबार, HgS, जैसे कॉपर पाइराइड, CuFeS2। इस तरह के जो ओर्स होते हैं, these are called sulfurized ore in the form of metal sulfides। एक बार नोट करेंगे गाइस जितने भी ओर्स हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स के ओर्स भी नोट करेंगे। नोटेड? Now you can write principal source of some important metals, ores of some important metals। जैसे एल्यूमिनियम का जो चीफ ओर है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट, फॉर्मूला बताया था AlOX, OH3 - 2x, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। ये याद रखें। सो इट इज एन ऑक्साइड एज वेल एज हाइड्रोक्साइड ओर, जैसे कोरंडम Al2O3। तो इस तरह से बोलते हैं हम ये। आयरन के, आयरन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मेटल, हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सिडराइट FeCO3, आयरन पाइराइट FeS2, which is also called fool's gold। ये मोबाइल आ गया। फूल्स गोल्ड, आयरन पायराइट को हम कई बार फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, मूर्खों का सोना। गोल्ड जैसा दिखता है, येलो मेटल होती है, येलो टाइप का दिखता है, तो इट अपीयर्स लाइक गोल्ड, बट गोल्ड थोड़ी है। फूल्स गोल्ड, तुम लोगों का गोल्ड, मेरा नहीं, तुम लोगों का गोल्ड है ये। मूर्खों का सोना। कॉपर, कॉपर पाइराइट बताया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीफ ओर है, CuFeS2। इसे चैल्कोपाइराइट भी बोलते हैं। और ऑल्सो कॉल्ड एज चैल्कोपाइराइट, कॉपर पाइराइट और चैल्कोपाइराइट। मैलेकाइट, CuCO3.CuOH twice। एजुराइट, फॉर्मूले का ध्यान रखना, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, 2CuCO3.CuOH twice। कॉपर के और भी एग्जाम्पल्स ले लें, जैसे क्यूपराइट, Cu2O, कॉपर ग्लांस, Cu2S। So these are some of the examples of aluminium, iron, copper। जिंक के एग्जाम्पल देखें, जिंक, जिंक ब्लेंड, ZnS,
कैलामाइन, जिंक कार्बोनेट, जिंकाइट, ZnO। तो ये है लेड का गैलेना, PbS। So this is the G4, anglesite, this is PbSO4, cerussite, this is PbCO3, lead carbonate, tin, cassiterite, मरकरी, सिनाबार, HGS, सिल्वर, सिल्वर अर्जेंटाइट, Ag2S, हॉर्न सिल्वर, AgCl, मैग्नीशियम, कार्नेलाइट, फॉर्मूला बताया था KCl.MgCl2.6H2O। एक बार चेक कर लो, कट तो नहीं गया ये? नहीं, ठीक है, हो गया बस। सो दीज आर सम ऑफ द ओर्स, एक बार इसको नोट करें। चलिए अब बात करते हैं अबाउट द वेरियस प्रोसेस विच आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम इट्स ओर। जैसे मैंने कहा कि मेनली 4 स्टेप्स हैं टू गेट द मेटल फ्रॉम इट्स मेटल ओर। पहला स्टेप है पल्वराइजेशन और क्रशिंग ऑफ द ओर इनटू द पाउडर्ड फॉर्म। तो वो तो बॉल मिल्स में हम कर लेते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हमें यहाँ नहीं पढ़नी होती है। वैसे तो वो भी अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री है। उसके बाद सेकंड आता है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, मतलब उसके अंदर जो अर्दली इम्प्योरिटीज़ होती हैं, सिलिका होती है, मोस्ट ऑफ द इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनको रिमूव करना और ओर को प्योरीफाई करना ताकि हम मेटल ऑब्टेन करने के लिए ओर को इस्तेमाल कर सकें। तो दैट इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ द ओर और बेनिफैक्शन ऑफ द ओर और ड्रेसिंग ऑफ द ओर। तो चलिए, इट इज़ बेस्ड ऑन द सम प्रिंसिपल्स। क्या प्रिंसिपल्स हैं लिखो। तो प्रोसेस, मान लो इसको ए तो ठीक था ही, ए तो पढ़ लिया था हमने, क्या पल्वराइजेशन, वो तो हो गया, कुछ नहीं। क्रशिंग द ओर इन बॉल मिल्स, चक्कियों में पीस दिया जाता है इनटू द स्मॉलर साइज। तो वो तो ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता। बी दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जैसा कि हमने कहा भी था कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेनिफैक्शन और ड्रेसिंग ऑफ ओर। इसके कई मेथड हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ओर। मैनी ऑफ द मेथड्स कैन बी एम्प्लॉयड टू रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर। जैसे पहला है हाइड्रोलिक वॉशिंग। और ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। also called levitation। कई बार इसको लेविगेशन भी बोलते हैं। तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, हाइड्रोलिक वॉशिंग, कॉन्सेप्ट क्या है वो लिखना जरूरी है। किस प्रिंसिपल के बेसिस पर हम ये यूज कर रहे हैं। एक्चुअली वाटर से वॉश करते हैं, स्लैंट टेबल होती है, उसके ऊपर ओर डाल दिया जाता है और वाटर के फ्लो में उसको वॉश करते हैं। तो जनरली इम्प्योरिटीज़ की डेंसिटी कम होती है इन कंपैरिजन टू द ओर, एंड ओर तो ज़्यादा डेंसिटी होने के कारण अलग इकट्ठा हो जाता है और इम्प्योरिटीज़ आर वॉश्ड अवे। सो दैट इज अ मेथड कॉल्ड ग्रेविटी सेपरेशन मेथड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन डेंसिटी। तो लिखो
बेस्ड ऑन difference in density of ore and impurities. So it is based on difference in density of ore and impurities. अच्छा, कहाँ यूज करता है, यूज किया जाता है? यूज्ड फॉर नेटिव ओर्स एंड ऑक्साइड ओर्स, जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इनके लिए यूज करते हैं, या फिर SnO2, Fe2O3 एटसेट्रा। तो ये नेटिव ओर्स जो हैं, नेटिव ओर्स मैंने कहा भी था अनकम्बाइंड ओर्स, और नोबल मेटल्स के होते हैं वो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम टाइप। SnO2, Fe2O3 ऑक्साइड ओर्स के लिए भी हम हाइड्रोलिक वॉशिंग यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये यूज़ किया जाता है। दूसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन। बस ये प्रिंसिपल पता होना चाहिए, एग्जाम्पल पता होने चाहिए। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ध्यान दो, मैग्नेटिक सेपरेशन में नाम से मालूम पड़ रहा है कि या तो और मैग्नेटिक हो, इम्प्योरिटीज नॉन मैग्नेटिक हो, और वाइस वर्सा। तो एक कंपोनेंट मैग्नेटिक हो, दूसरा नॉन मैग्नेटिक हो, तो लार्ज मैग्नेट्स एम्प्लॉय किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। अगर और मैग्नेटिक होगा तो वो मैग्नेट से चिपक जाएगा, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड आउट, और वाइस वर्सा। तो लिखो बेस्ड ऑन डिफरेंस इन मैग्नेटिक नेचर ऑफ ore and impurities। तो बेस्ड ऑन डिफरेंस इन मैग्नेटिक नेचर ऑफ द ओर एंड इम्प्योरिटीज, तो कोई एक कंपोनेंट मैग्नेटिक हो और दूसरा क्या हो, नॉन मैग्नेटिक। अच्छा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई कि कहाँ यूज करते हैं हम। तो जैसे क्रोमाइट ओर, क्रोमाइट ओर क्या होता है, FeCr2O4, ये क्रोमाइट ओर है। तो क्रोमाइट ओर इज सेपरेटेड फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक सिलिशियस इंप्योरिटीज। सिलिका इज नॉन मैग्नेटिक और वो इम्प्योरिटीज है किसमें, क्रोमाइट ओर में। तो क्रोमाइट ओर से अगर सिलिका को रिमूव करना हो या सिलिशियस सिलिकेट्स रिमूव करना हो जो कि नॉन मैग्नेटिक है, तो क्रोमाइट ओर इज मैग्नेटिक, दिस इज मैग्नेटिक इन नेचर। सो लाइक दैट यू से। और एग्जाम्पल लेंगे एक इंपॉर्टेंट, पहले ये ऊपर की बात नोट करो, ये नोट करते जाओ, क्वेश्चन इन्हीं पर आएंगे, याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, नोट इट डाउन। Another example, an important example, ये भी हटा दो। दूसरा जैसे कैसेटराइट है, नॉन मैग्नेटिक है, उसके अंदर वॉल्फ्रामाइट की इंप्योरिटीज होती हैं, टंगस्टेट होते हैं, मैंगनीज के, आयरन के, उनकी इंप्योरिटीज को रिमूव करते हैं। तो नॉन मैग्नेटिक कैसेटराइट SnO2 is separated from magnetic impurities वॉल्फ्रामाइट। तो वॉल्फ्रामाइट की मेजर इंप्योरिटीज होती हैं कैसेटराइट में, विच इज नथिंग बट मैंगनीज का टंगस्टेट एंड आयरन के टंगस्टेट। ये मैग्नेटिक नेचर का है। तो मैंगनीज और आयरन के टंगस्टेट होते हैं, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक ओर इज कैसेटराइट। तो इस तरीके से आप कहते हो
तो ये था मैग्नेटिक सेपरेशन। नाउ थर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों ने कई बार 9th-10th की साइंस की बुक में पढ़ा हुआ होता है। सल्फाइड ओर के लिए स्पेशली वी यूज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। और फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड used mainly for सल्फाइडोर्स। तो सल्फाइडोर्स के लिए मेनली इस्तेमाल किया जाता है। क्या फीचर्स हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ये हटा लेंगे। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस मेनली सल्फाइड ओर्स के लिए। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द मेटल सल्फाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में बहुत कम सॉल्युबल हैं। तो हम क्या करते हैं, इस बात का फ़ायदा उठाते हैं, पाइन ऑयल या कैम्फर ऑयल मिलाते हैं, कोई सुटेबल सॉल्वेंट मिलाते हैं या कोई सुटेबल ऐसा सब्सटेंस ऑयल मिलाते हैं जिसमें ओर एड्जॉर्ब हो जाए। तो बेस्ड ऑन द एड्जॉर्प्शन ऑफ द ओर इन द सुटेबल ऑयल, सो इट इज़ बेस्ड ऑन, दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन the adsorption of, दो शब्द होते हैं एब्जॉर्प्शन, एक होता है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का मतलब अटैचमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन सरफेस, दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। सरफेस केमिस्ट्री में आता है ये सब, डिटेल में पढ़ना होता है हमें एड्सॉर्प्शन। तो इट इज बेस्ड ऑन द एड्सॉर्प्शन ऑफ ओर इन सुटेबल ऑयल। सुटेबल ऑयल जैसे पाइन ऑयल और कैम्फर ऑयल। पाइन ऑयल एक कॉमनली यूज होने वाला तेल है जिसे बोलते हैं हम चीड़ का तेल। चीड़ का तेल बोलते हैं पाइन ऑयल को। तो पाइन ऑयल और द कैम्फर ऑयल कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर दिस पर्पस। अच्छा, सल्फाइड ओर्स के लिए यूज करते हैं। सल्फाइड्स आर प्रेफरेंशियली वेटेड और एड्सॉर्ब्ड in this pine oil, जबकि impurities are dissolved in water। तो सल्फाइड ओर is preferentially wetted by pine oil, मतलब adsorbed, while impurities are wetted by water। तो पाइन ऑयल में एड्सॉर्ब हो जाता है, वाटर में सॉलिबिलिटी काफ़ी कम होती है, बट फिर भी थोड़ी बहुत सॉलिबिलिटी तो होती है। वो भी कम करना हो तो हम स्पेशल सब्सटेंस यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड कलेक्टर। जेंथेट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक नेचर के कंपाउंड, वो और की सॉलिबिलिटी पानी में और घटा देते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में, इन दिस एंटायर प्रोसेस, सल्फाइड के लिए यूज करते हैं, याद रखो एक तो, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। और कोई सुटेबल ऑयल यूज करते हैं इसमें, जैसे पाइन ऑयल और कैम्फर ऑयल। सल्फाइड और उसमें एड्सॉर्ब हो जाता है और इंप्योरिटीज पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं। वन और मोर केमिकल्स आर एडेड इन दिस प्रोसेस। In this process, many type of chemicals can be added. Frother, वो तो पाइन ऑयल ही तो है, झाग बनाने वाला। तो दिस इज सुटेबल ऑयल। with which ore forms froth which rises to the top तो सुटेबल ऑयल जैसे पाइन ऑयल हमने कहा भी था ये, तो पाइन ऑयल, ऑयल ले लो, तो सुटेबल ऑयल और पाइन ऑयल विद विच ओर फॉर्म्स फ्रोथ विच राइजेस टू द टॉप। तो फ्रोथर मिलाते हैं जिससे ओर जो है वो फ्रोथ बना के ऊपर आ जाए। स्टेबलाइजर मिलाते हैं, ये पहले पूरी बात नोट करें, नोट इट डाउन।
फ्रोथर के बाद स्टेबलाइजर, क्रिसोल और एनिलीन is added to increase life of froth। ऐसा ना हो कि झाग बने और कलेक्ट होने से पहले, सेपरेट आउट करने से पहले फूटने लगे, कोलैप्स होने लगे, तो उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए हम एनिलीन या क्रिसोल मिला देते हैं। दैट इज कॉल्ड स्टेबलाइजर। इन द स्मॉल अमाउंट इट इज एडेड, तो ताकि लाइफ ऑफ द फ्रोथ या फ्रोथ लास्ट लॉन्ग करे। इसलिए कलेक्टर साहब भी मिलाए जाते हैं। कलेक्टर साहब मिलाए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि और थोड़ा बहुत तो पानी में वेट हो गई, उतना भी ना हो, पूरा का पूरा झाग बना करके ऊपर आ जाए और हम सेपरेट आउट कर लें। सो दैट इज द पर्पस ऑफ एडिंग कलेक्टर। जैसे पोटेशियम और सोडियम इथाइल जेंथेट, सोडियम और पोटेशियम इथाइल जेंथेट, ये मिलाया जाता है। ये होता है कलेक्टर, विच मेक्स, यही कलेक्टर है, कलेक्टर साहब है ये, विच मेक्स और वाटर रिपेलेंट, द पोलर पार्ट of collector attaches with sulfide ore and decreases its wettability in water। भाई आप तो चाहते हो कि और पानी में बिल्कुल भी ना जाए, सारा का सारा झाग बना करके ही ऊपर आए, ये हटाए थे। तो फिर थोड़ा सा कलेक्टर मिला दो। कलेक्टर साहब क्या करेंगे ना, वो अपना जो पोलर पार्ट है अटैच कर लेंगे विद सल्फाइड और नॉन पोलर पार्ट को अटैच कर लेंगे पाइन ऑयल। पाइन ऑयल तो ऑर्गेनिक ऑयल है ही, और वो वाटर में वेटेबिलिटी और घट जाएगी। तो एक तरीके से वाटर रिपेलेंट बना देता है ये। दिस इज अ वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड। एग्जाम्पल भी याद रखना है, सोडियम पोटेशियम इथाइल जेंथेट लाइक दिस, C2H5 O C डबल बॉन्ड SS माइनस Na+, ये है सोडियम इथाइल जेंथेट। इसका पोलर पार्ट जो है विच अटैचेस विद सल्फाइड ओर एंड मेक वाटर रिपेलेंट। तो पोलर पार्ट ऑफ द कलेक्टर अटैचेस विद सल्फाइड ओर एंड डिक्रीजेस इट्स वेटेबिलिटी इन वाटर। ये है सोडियम इथाइल जेंथेट, कलेक्टर साहब है ये। कलेक्टर का पर्पस समझ में आ गया, स्टेबलाइजर का पर्पस समझ में आ गया। अच्छा, ऐसे ही मिलाते हैं एक्टिवेटिंग एंड डिप्रेसिंग एजेंट। यही लिख लो, इसके नीचे ये केमिकल्स मिला रहे हैं। एक्टिवेटिंग एंड डिप्रेसिंग एजेंट, ये जब मिलाया जाता है टू बी एडेड व्हेन सल्फाइड impurity is present in sulfide ore, to be added when sulfide impurity is present in the, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो PbS है, आप जानते हो ये गैलेना है, लेड का C4, और इसके अंदर ZnS, ये इम्प्योरिटी है। और भी इम्प्योरिटीज होंगी, सिलिका एंड ऑल दैट की, बट सल्फाइड इज, जिंक सल्फाइड इज इम्प्योरिटी हियर। अब अगर आप पाइन ऑयल में मिलाओगे तो पता चला PbS भी झाग बनाएगा और ZnS भी झाग बनाएगा। तो आप चाहते हो कि PbS झाग बना करके अलग हो, ZnS झाग ना बनाए, तो हम मिलाते हैं डिप्रेसेंट। Depressing agents या depressants are added so that the sulfide impurity does not form the froth, rather it is dissolved in some suitable solvent। क्या है कॉन्सेप्ट? एक काम करो, पहले जरा ये ऊपर की बात नोट करिए जरा।
लिखियो। जैसे यही है तो पर्पस ऑफ एडिंग डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट मतलब डिप्रेसिंग एजेंट, is to depress the sulfide impurity तो पर्पस ऑफ द एडिंग डिप्रेसेंट और डिप्रेसिंग एजेंट इज टू डिप्रेस द सल्फाइड इंप्योरिटी फॉर्मिंग फ्रोथ, झाग ना बनाए। जैसे एग्जाम्पल देखो क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो PbSe है, ये ओर है प्लस ZnS, ये इंप्योरिटी है। आप पाइन ऑयल में घोलो और साथ में ये भी मिला दो, तो लाइक दिस, तो ऐड पाइन ऑयल एंड देन सोडियम साइनाइड सॉल्यूशन। थोड़ा बेसिक मीडियम मेंटेन कराने के लिए सोडियम कार्बोनेट भी मिला दिया, तो सोडियम साइनाइड के साथ ZnS कॉम्प्लेक्स बनाता है, PbS नहीं बनाता, तो PbS तो फ्रोथ बना लेगा, तो ZnNA2 ZnCN4 ये कॉम्प्लेक्स बन गया, प्लस PbS फॉर्म्स फ्रोथ। तो ये सब्सटेंस जो हुआ ये क्या है, डिप्रेसेंट नहीं, ये तो फ्रोथर है पाइन ऑयल। सोडियम साइनाइड ने ZnS को झाग बनाने से रोक दिया, डिप्रेसेंट के रूप में काम कर रहा है। क्यों, ZnS जिंक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद साइनाइड आयन, और PbS फॉर्म्स फ्रोथ। फिर क्या करते हैं, ये हटा देते हैं, फिर क्या करते हैं, ये हटा देते हैं, नहीं मतलब अभी लिखते हैं पहले। हाँ, अब मान लो ये तो सॉल्यूशन में चला गया, एक्वस सॉल्यूशन, और PbS ने फ्रोथ बना दिया, तो फ्रोथ इज रिमूव्ड आउट एंड देन तो कॉपर सल्फेट इज एडेड आफ्टर फ्रोथ इज रिमूव्ड। तो फ्रोथ रिमूव करने के बाद में जो कॉपर सल्फेट है वो मिलाया जाता है, कॉपर सल्फेट इज कॉल्ड, तो यहां पर कॉपर सल्फेट एक्टिवेटर है, कहा था ना एक्टिवेटिंग एजेंट एंड डिप्रेसिंग एजेंट। तो ये कॉपर सल्फेट एक्टिवेटर है, वो एक्टिवेट कैसे करेगा, आपने फ्रोथ तो रिमूव कर दिया, PbS तो चला गया, यही तो पर्पस था, बट जिंक भी कोई कचरा थोड़ी है, वी वांट अगेन। तो कॉपर सल्फेट की प्रेजेंस में कॉपर का बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, NaCuCN4, ये कॉम्प्लेक्स बन गया एक्वस, हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स। बहुत ही हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स है ये, +1 में, ये +2 से +1 में आ जाता है, ये ध्यान रखना। और जिंक जो है वो ZnS का PPT बना लेता है, ZnS का PPT बना लेगा, सल्फाइड आयन विल बी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, और वो सल्फाइड आयन के साथ जिंक आयन फ्री हुआ, साइनाइड को रिप्लेस, साइनाइड किसके साथ इन्वॉल्व हो गया, कॉपर के साथ, बिकॉज कॉपर रेडॉक्स रिएक्शन है और ये बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप पढ़ते भी हो ये। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स, D10 कॉन्फ़िगरेशन है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ZnS इज प्रेसिपिटेटेड, जिसको हम अलग तरीके से अलग पर्पस भी यूज कर लेते हैं। तो गाइज ये पर्पस था, एंड डिप्रेसेंट एंड एक्टिवेटर्स आर पर्टिकुलरली यूज्ड व्हेन impurity is also sulfide and the ore तो है ही सल्फाइड। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। समझने के साथ साथ याद भी रखना है,
याद रखने के साथ साथ समझना भी है। गाइज ये बात नोट करो, ये था कंसंट्रेशन ऑफ द ओर बाय फ्रोथ फ्लोटेशन विच इज इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। एंड लास्ट कंसंट्रेशन ऑफ द ओर में 4 स्टेप्स हैं टू गेट द मेटल फ्रॉम द ओर। 1 पल्वराइजेशन, 2 कंसंट्रेशन ऑफ द ओर पढ़ रहे हैं, इसमें ग्रेविटी सेपरेशन पढ़ लिया, मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ लिया, फ्रोथ फ्लोटेशन जस्ट नाउ फिनिश्ड। अब बात करेंगे लीचिंग। लीचिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है, कंसंट्रेट हो गया ओर, गेटिंग द मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। एंड लास्ट स्टेप है प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल। मेटल को एंड यूज में कितनी प्योरिटी के साथ चाहिए और फर्दर प्योरीफाई करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो ये पूरी बात एक बार नोट करेंगे स्टूडेंट्स। Then comes fourth, leaching, also called hydrometallurgy. Also called hydrometallurgy. हाइड्रोमेटलर्जी मतलब नाम से मालूम पड़ रहा है ऐसी मेटलर्जी जिसमें हाइड्रो मतलब पानी, एक्वस मीडियम में ही सारे प्रोसेस हो निभा के निमट जाएं और आपको प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उसे बोलते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। तो एक्वस मीडियम में कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, एनी सॉर्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज देयर, प्रेसिपिटेशन और समथिंग जिसमें हाई टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोमेटलर्जी। मेटलर्जी भी 2 टाइप की होती है, एक होती है पायरोमेटलर्जी, दूसरी होती है हाइड्रोमेटलर्जी। वो नाम से ही मालूम पड़ रहा है, हाइड्रोमेटलर्जी मतलब इन्वॉल्व्स प्रोसेसेस इन एक्वस मीडियम, नो हाई टेम्परेचर प्रोसेस, कोई हाई टेम्परेचर प्रोसेस ना हो, पानी के अंदर रिएक्शंस हो रही हो, हाइड्रोमेटलर्जी। पायरो का मतलब ही होता है डीलिंग विद द हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पर प्रोसेस होते हैं तो वो जैसे रोस्टिंग पढ़ेंगे अभी, कैल्सिनेशन, तो रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग एक्सेट्रा, ये सब प्रोसेसेस पायरोमेटलर्जी में काउंट होते हैं। समझ के बात को नोट करो, देखें एक बार कट तो नहीं गया ये, नहीं ठीक है। तो मेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी, 2 तरह की मेटलर्जी होती है। तो लीचिंग एक्वस मीडियम में होने वाले प्रोसेस हैं तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोमेटलर्जी। अच्छा, कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये तो हम लिख ही रहे हैं। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट the ore is soluble in the suitable solvent while impurities is not, and vice versa। तो लिखो, based on ability of ore to be suitable in to be soluble in suitable solvent while impurities are insoluble। कॉन्सेप्ट ये है। तो लीचिंग इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द ओर टू बी सॉल्युबल इन सुटेबल सॉल्वेंट व्हाइल इंप्योरिटीज आर इनसॉल्युबल। इंप्योरिटीज इनसॉल्युबल है, नीचे तलियां बैठ गई प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, छान के अलग कर दिया, और बिकम सॉल्युबल, फिर किसी केमिकल प्रोसेस से वापस से हम ओर को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम जो लीचिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, अगेन रिमूवल ऑफ द मेजर अर्दली इंप्योरिटीज फ्रॉम द ओर, ताकि ओर प्योरीफाई हो तो हम मेटल ऑब्टेन करने की पूरी कोशिश फिर करें अगले प्रोसेस में।
अच्छा, जैसे यूज कहाँ होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। used for native ores like silver, gold, native and combined ores. सिल्वर गोल्ड की मेटलर्जी में नेटिव एंड कंबाइंड ओर्स में काम आता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट, रेड बॉक्साइट पढ़ेंगे कौन सा बॉक्साइट है वो, एंड फॉर लो ग्रेड कॉपर ओर, कॉन Cu2O क्यूप्राइट। क्यूप्राइट ओर में भी ये काम में आता है। क्यूप्राइट और कॉपर ग्लैंस, क्यूप्राइट देखो कहाँ यूज कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोल्ड सिल्वर के लिए नेटिव एंड कंबाइंड ओर्स उनके लिए इस्तेमाल आता है, यही लिख लो कभी वो कंफ्यूज हो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉक्साइट में एंड फॉर द लो ग्रेड कॉपर ओर में ये काम आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जेई हैज आस्क्ड क्वेश्चन ऑन इट। बॉक्साइट के ऊपर भी हॉल हेराल्ड प्रोसेस से पहले हम बॉक्साइट को प्योरीफाई करते हैं एल्यूमिना ऑब्टेन करने के लिए, तो फॉर दैट वी यूज बेयर्स प्रोसेस। तो क्या है ये प्रोसेस, वन बाय वन वी विल टेक। पहले ये पूरी बात नोट करेंगे, नोट इट डाउन। जैसे सिल्वर गोल्ड की बात करें, फॉर सिल्वर एंड गोल्ड मैकार्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, साइनाइड प्रोसेस भी कहलाता है ये, मैकार्थर फॉरेस्ट प्रोसेस। तो मान लो मेटल M है, सॉलिड इम्प्योर, सिल्वर गोल्ड। तो मेटल M है सिल्वर और गोल्ड, इसको डिसॉल्व कर लेते हैं सोडियम साइनाइड में एयर के प्रेजेंस में। एयर विल कंटेन O2 विच एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये बना लेगा M Cn ट्वाइस माइनस एक्वस, दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसको हटा लेते हैं। लिखते जाओ, साथ में वाटर भी ले लेते हैं, लिक्विड। तो साइनाइड का कॉम्प्लेक्स बनता है प्लस OH माइनस, और इस साइनाइड के कॉम्प्लेक्स में मेटल साइनाइड जो हैं कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और जनरली गोल्ड और सिल्वर के कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में बनते हैं। एंड जिंक इज मोर एक्टिव मेटल, तो जिंक पाउडर इज एडेड। मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस एक्टिव मेटल, तो ZnCN4 2 माइनस बन गया एंड मेटल इज प्रेसिपिटेटेड, प्योर सिल्वर और गोल्ड। इनफ प्योरिटी सिल्वर गोल्ड इज ऑब्टेन। फर्दर प्योरिफिकेशन कैन बी डन इन द लास्ट प्रोसेस, कौन सा, रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। अब बात आती है, इसमें IIT में क्वेश्चन आया हुआ है, एयर और O2, भाई एयर के अंदर O2 तो होती है, is used to oxidize silver gold and helps in forming complex with सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड का सॉल्यूशन यूज करते हैं।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में अगर मान लो जैसे Ag2S से ऑप्टेन कर रहे हैं सिल्वर ग्लांस, मान लो सिल्वर ग्लांस से अगर यूज कर रहे हैं तो सोडियम साइनाइड के साथ इस बार फिर वापस से एयर यूज करनी पड़ती है, बट पर्पस डिफरेंट है। AgCN ट्वाइस माइनस प्लस सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन एयर इज पास्ड टू ऑक्सीडाइज सल्फाइड टू सल्फेट। क्यों? क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल रिएक्शन सल्फेट, सो दैट, तो क्यों कह रहे हैं? एयर इज पास्ड टू ऑक्सीडाइज sulfide to sulfate so that equilibrium is shifted forward. Le-Chatelier principle, this is solid। ये IIT में आया हुआ है क्वेश्चन। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है कि क्यों एयर पास कराया है, ये IIT एडवांस्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। दोनों में पर्पस अलग है, यहां भी एयर पास करा रहे हैं और यहां भी एयर पास करा रहे हैं। एयर मतलब O2 तो है ही ना उसमें, O2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पर्पस क्या है, एयर क्यों पास करा रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट हियर टू बी टॉक्ड अबाउट। पहले एक बार पूरी बात लिखो, मैं बताता हूं ये क्या है। सुनो पूरी बात। हम सिल्वर गोल्ड के लिए लीचिंग द्वारा मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। लीचिंग मतलब एक्वस मीडियम में ही प्रोसेस, नो हाई टेम्परेचर प्रोसेसेस। हाई टेम्परेचर प्रोसेसेस जहां पर फर्नेस का इस्तेमाल हो, जैसे रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग एंड ऑल दैट, पढ़ेंगे, आएगा सब वो। मैकार्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, जैसे इम्प्योर सिल्वर गोल्ड को अगर नेटिव ओर है अनकम्बाइंड, ये तो कंबाइंड है, ये नेटिव ओर है, नेटिव ओर। आप सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराओ, रिएक्शन करेगा कौन? कॉम्प्लेक्स तो M+ बनाएगा ना, अरे कॉम्प्लेक्स तो Ag+ बनाएगा या गोल्ड प्लस बनाएगा। और सिल्वर और गोल्ड को ऑक्सीडाइज करना आसान काम नहीं होता, उसके लिए एयर पास कराई जाती है विच ऑक्सीडाइजेज सिल्वर एंड गोल्ड, ताकि M+ में कन्वर्ट हो, Ag+ में, गोल्ड+ में, और वो साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना ले, बन गया आप कॉम्प्लेक्स। अब जिंक पाउडर मिलाओगे, मोर एक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जिंक कॉम्प्लेक्स बना लेता है साइनाइड के साथ में, मेटल इज प्रेसिपिटेटेड, प्योर सिल्वर एंड गोल्ड इज ऑब्टेन। अच्छा, अगर मान लो कंबाइंड और होता, जैसे Ag2S सिल्वर ग्लांस, तो सिल्वर ग्लांस में सोडियम साइनाइड मिलाओ और एयर भी पास करानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसमें सल्फाइड आयन बनता है, ईल्ड बहुत कम है इसकी, साइनाइड के कॉम्प्लेक्स की ईल्ड कम है। तो फिर क्या करते हैं, एयर पास कराओ। तो एयर जब पास कराओगे तो क्या करेगा, वो सल्फर को, सल्फाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फेट में, एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट इज रिमूव्ड आउट इन द रिएक्शन। ली-चैटेलियर प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है आपने, मैंने ही पढ़ाया आपको। जैसे ही आपने सल्फाइड आयन यहां से रिमूव करोगे, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मोर यील्ड विल बी ऑब्टेन। एंड बाकी तो पर्पस आपको पता ही है कि इसके अंदर वापस से जिंक मिला दो सॉलिड, तो फिर सिल्वर मेटल विल बी ऑब्टेन्ड। यही है, सिल्वर इज ऑब्टेन्ड, ये सिल्वर मिल गई। यहां पर जिंक क्यों मिलाया था? मोर एक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सिल्वर कैन बी ऑब्टेन्ड और कॉम्प्लेक्स किसका बन जाएगा? जिंक का, इस टाइप का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो एयर यहां भी पास करते हैं, पर्पस है मेटल को ऑक्सीडाइज करना। एयर यहां भी पास करते हैं, पर्पस मेटल को ऑक्सीडाइज करना नहीं है, मेटल तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड है, बट सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट करना ताकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये IIT ने पूछा हुआ है पॉइंट।
गाइस दिस वाज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड रिमेंबर। तो ये था लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। लीचिंग का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल अभी लिखा भी था हमने, फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ द बॉक्साइट, पर्टिकुलरली रेड बॉक्साइट। क्या है वो, ये नोट करो तो मैं फिर बात करता हूं। For purification of bauxite, red bauxite, Bayer's process। अच्छा, बॉक्साइट भी दो तरीके का होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि इम्प्योरिटीज कौन सी ज्यादा है। रेड बॉक्साइट, कई बार वाइट बॉक्साइट। रेड बॉक्साइट मेनली कंसिस्ट ऑफ Al2O3 तो है ही, साथ में Fe2O3 प्लस सिलिका। ये मेजर इम्प्योरिटीज होती हैं, और भी इम्प्योरिटीज होती हैं बट ये मेजर इम्प्योरिटी है। मेजर इम्प्योरिटी, एक बार चेक करो ये कटा तो नहीं इम्प्योरिटी, समहाउ बच गया। और वाइट बॉक्साइट में भी हालांकि थोड़ा बहुत TiO2 भी होता है इसमें, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। वाइट बॉक्साइड में Al2O3 तो और है ही, प्लस Fe2O3 के साथ साथ SiO2 लार्ज अमाउंट में होता है। मेजर इम्प्योरिटी। तो सिलिका की मेजर इम्प्योरिटी है। और Fe2, आप जानते हो Fe2O3 तो जैसे वो जंग लगता है ना लोहे को, रेडिश ब्राउन उस टाइप का, तो रेड बॉक्साइट बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि Fe2O3 का कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है या रेड नेचर का होता है, इसलिए पूरा बॉक्साइट लाल दिखता है, बिल्कुल ऐसा गहरा लाल नहीं, रेडिश ब्राउन टाइप। जबकि वाइट बॉक्साइट में ये इम्प्योरिटी कम है, सिलिका की मेजर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। तो गाइज ये था रेड बॉक्साइट के लिए हम ये यूज करते हैं। जैसे बॉक्साइट, रेड बॉक्साइट Al2O3 है, Fe2O3 है, SiO2 है, TiO2 है, दिस इज ओर, दिस इज impurities, all impurities। बट Fe2O3 थोड़ा बेसिक नेचर की इंप्योरिटी है, SiO2 एक एसिडिक इंप्योरिटी है, TiO2 रिएक्शन नहीं करता, जनरली सोडियम हाइड्रोक्साइड से इस पूरे को डिसॉल्व कर देते हैं हीटेड विद कॉन्सेंट्रेट NaOH सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं अच्छे से। तो जैसे हीट करते हैं तो हीट करने के बाद एल्यूमिनियम तो बना लेता है NaAlO2 एक्वस। Fe2O3 डिसॉल्व होता नहीं, वो PPT के फॉर्म में रह जाता है। TiO2 भी PPT के फॉर्म में चला जाता है, वो भी डिसॉल्व नहीं होता, और ये बन जाता है Na2SiO3 एक्वस। एसिडिक था तो घुल गया, और ये एम्फोटेरिक है, और क्या है एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक है तो बेस में तो घुलेगा, एसिडिक है तो बेस में घुलेगा। ये बेसिक था, ये बेसिक था, नहीं घुलते, एंड दे फॉर्म लाइक दिस। तो NaAlO2 एंड सोडियम सिलिकेट, मेटासिलिकेट, सोडियम मेटासिलिकेट जो है वो सॉल्यूशन में आ जाते हैं। ये दोनों PPT में है, छान के अलग कर देते हैं, तो फिल्टर कर लेते हैं इसको। तो दिस इज फिल्टर। फिल्टर में, फिल्ट्रेट में आ गया NaAlO2 एक्वस प्लस Na2SiO3 एक्वस, ये है फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट, इस फिल्ट्रेट में आप ऐड वाटर,
एंड पास CO2 गैस। थोड़ा सा एसिडिक मीडियम करते ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का PPT बन जाता है बिकॉज ऑफ द वेरी लो KSP वैल्यू एंड दिस इज वाइट PPT। फिल्टर कर लेते हैं और इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं लगभग 1473 केल्विन, तो इट फॉर्म्स Al2O3 प्योर एल्यूमिना। तो गाइस प्योर एल्यूमिना इज ऑब्टेन्ड, सो दिस इज द मेथड कॉल्ड बेयर्स प्रोसेस फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट के अंदर तो बहुत सारा कचरा होता है, ट्रेनों में लाद करके उसको लेके आते हैं पूरे ओर को, और प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है और रेड बॉक्साइड में से मेजर इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड आउट एंड यू गेट ऑलमोस्ट प्योर एल्यूमिना विच इज रेडी फॉर दिस एल्यूमिना इज रेडी फॉर electrolytic reduction through Hall-Héroult process, one of the most important process in metallurgy। पढ़ेंगे उसको बाद में। Hall-Héroult's method or process। तो दिस प्योर एल्यूमिना इज यूटिलाइज्ड विद क्रायोलाइट एंड फ्लोर स्पार मिलाते हैं साथ में ताकि उसको हम इलेक्ट्रोलाइज कर सकें और मेटल को ऑब्टेन कर सकें। तो गाइज ये मेथड था। ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, नाम भी याद रखेंगे, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो गाइज ये मेथड था फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ द रेड बॉक्साइट। तो ये रेड मड के रूप में सेटल्स एट द रेड मड, और रेड मड के रूप में ये इकट्ठा हो जाता है। Fe2O3 एंड TiO2 ये रेड मड PPT टाइप बन जाता है जिसे छान करके अलग कर लिया जाता है। तो गाइज ये कुछ पॉइंट्स थे दैट यू शुड रिमेंबर। दैट इज इट। आज बस यही स्टॉप करते हैं। तो हमने सेकंड प्रोसेस पढ़ लिया, कौन सा, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक बार ये चीज़ें आपको याद हो गई बस क्वेश्चन इसी में से आएगा, आपसे बचेगा नहीं सवाल, आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। थर्ड प्रोसेस लेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, व्हाट, एक्सट्रैक्शन ऑफ द क्रूड मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर। दैट्स इट फॉर नाउ।